हे साइंस एक्सप्लोरर, वेलकम टू द क्यूरियस वर्ल्ड ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब तक आप लोगों ने पढ़ा फिश साउंड, पॉप साउंड, या फिर कैसे एक मैजिक होती है, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया या रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या आप कभी उस तरह से सोचे कि क्यों एक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है या फिर क्यों एक बेस बेस की तरह बिहेव करता है? मतलब उसमें ऐसा क्या चीज होता है जो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। जब एक मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन वाली फीलिंग्स आएगी, यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या होगा? बेस की तरह रिएक्ट करेगा। जब एक नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सेम न्यूट्रलाइजेशन वाली फीलिंग्स आएगी, यानी कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करेगा। ऐसा क्या एसिड और बेस में कॉमन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं? मतलब उसमें ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जो वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर पाते हैं? हर लैब में ऐसा क्यों लिखा रहता है कि ऐड एसिड टू वाटर, नॉट द अदर वे राउंड? ऐसा क्यों? मतलब हम वाटर में एसिड क्यों नहीं डाल सकते? ये सारे फैक्ट्स आज हम लोग जानेंगे। केमिस्ट्री हर जगह है, हम लोग अपने रियल लाइफ में जिधर भी देखें केमिस्ट्री, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, केमिस्ट्री तो हर जगह घुसी हुई है। आपकी पूरी लाइफ ही खुद की केमिस्ट्री है। बल्ब के जलने से लेकर के सॉलिड के डिसअपियर होने तक सारे चीज़ आज हम लोग डिकोड करेंगे। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि एसिड और बेस क्या क्या करते हैं, बल्कि ये जानेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले लाइफ से रिलेटेड कुछ लेसन्स, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। मतलब एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ डेट्स को याद कर लिए या फिर कुछ फॉर्मूला को पढ़ लिए या फिर कुछ डेफिनेशन को पढ़ लिए तो आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन तो हमको बताता है कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को सोचें, किसी भी चीज़ को एनालाइज करें, कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे उस प्रॉब्लम से निकले। रियल एजुकेशन ये होता है। फैक्ट्स चीज़ें बदल सकती है, लेकिन आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, सोचने की एबिलिटी होती है, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग जाएगी। आप ऐसे सोचो कि अगर आपको एक बाईसाइकिल चलाना सीखना है तो सिर्फ आपको कोई अगर बाईसाइकिल्स के पार्ट पुर्जे के बारे में बता देगा तो आप बाईसाइकिल चलाना सीख पाओगे क्या? कि ये हैंडल है, ये सीट है, या फिर ये इसका गियर है या कंट्रोलर है, ये सारे पार्ट्स को जान करके सिर्फ आप फैक्ट्स को गैदर करोगे। लेकिन इससे आप बाईसाइकिल चलाना नहीं सीखोगे जब तक आप उसको खुद से नेविगेट नहीं करोगे, उसको चलाओगे नहीं, उसको बैलेंस नहीं करोगे, अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन नहीं करोगे, उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक आप बाईसाइकिल चलाना नहीं सीखोगे। मतलब ये है एजुकेशन की पावर कि आप इसके थ्रू ही अपने आप को प्रिपेयर करते हो किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग को सोचने के लिए भी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसमें एग्जिस्ट करना है, कैसे उससे निकलना है, एजुकेशन हमें ये बताता है। ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट बेस। लेट्स बिगिन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, या फिर एसिड और बेस में ऐसा क्या कॉमन है, फिर क्या होगा जब एसिड और बेस को वाटर या सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले एक्टिविटीज देखेंगे जो आपके बुक में है, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो पहला एक्टिविटीज है 2.7 जो आपके बुक में है, जहाँ पे एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड किसको बोले? कंपाउंड ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जो मेटल रिएक्ट करता ऑक्सीजन से जो मिलके जो कंपाउंड बनाया उसको हम मेटल ऑक्साइड बोले। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या लेना है? CO कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, वो आपको लेना है एक क्लीन बीकर में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपको इसका टेक्सचर और कलर दोनों चीज ऑब्जर्व कर लेना है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर के फॉर्म में होता है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपको इसका टेक्सचर और कलर दोनों ही आइडेंटिफाई कर लेना है, तब तो आप एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे तो चेंज हो जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि क्या चेंजेस हुआ है ना। तो जब आप कॉपर ऑक्साइड लोगे एक बीकर में, आप एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लिए, ठीक है, जो कि एक ब्लैक कलर का फाइन पाउडर होता है।
अब आपको उसमें क्या डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, HCl डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है। और अचानक से छपाक से नहीं डालना, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ऐड स्लोली, उसको धीरे धीरे डालना है जैसे इसमें दिखा रहा है, ठीक है। और बगल से उसको स्टीर भी करना है, मतलब उसको मिक्स भी करते जाना है, सिर्फ डालना ही नहीं है, मिक्स भी करते जाना है। तो जैसे आप ऐसा करोगे, मतलब जैसे HCl आप उसमें धीरे धीरे डालोगे तो आप उसका कलर चेंज होते हुए देखोगे। पहले कॉपर ऑक्साइड था जो कि एक ब्लैक कलर का फाइन पाउडर था, जैसे ही आप उसमें HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले और उसको स्टीर करना शुरू किए तो आपको ये ब्लू ग्रीन कलर दिखना शुरू हो गया, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर आपको एक्सपेरिमेंट में चेंज होता हुआ दिखना शुरू हो गया, यानी कि कलर ये जो है ब्लैक कलर चेंज होने लगा ब्लू ग्रीन कलर में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पे कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शंस हुआ और क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो इक्वेशन क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जो कि पाउडर फॉर्म में है, फाइन टेक्सचर है, वो इसमें जब आप HCl डालोगे जो कि एक्वस फॉर्म में है और आप जब उसको स्टीर करोगे तो वो ब्लू ग्रीन कलर दिखेगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, क्योंकि उसमें कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो गया जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा और वाटर फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शंस को आपको देख करके कुछ याद नहीं आ रहा, ये कौन सा रिएक्शन है? बिल्कुल यहाँ पे भी एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन है, जहाँ पे एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते थे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते थे और क्या बनाते थे, सॉल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एक सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए बेसिक, यानी कि वो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब समझ में आया कि क्या फंडा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तरह है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो कॉपर ऑक्साइड है, वो बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है, जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है HCl जो कि एक्वस फॉर्म में है और फॉर्म कर रहा है कॉपर क्लोराइड जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर में एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और वाटर, यही आपका इसमें लिखा गया है। ओके यानी कि आपका ये यानी कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हुआ, ठीक है। तो इसी के आप इसको जनरल इक्वेशन की तरह समझो कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किया एसिड से तो बनाया सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और ये इसके जगह पे आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ले लो, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा H2SO4 से, सेम रिएक्शन, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, तो ये बनाएगा MgSO4 प्लस वाटर, ठीक है। ये दूसरा, दो एग्जांपल आपके पास हुआ, एक वो और एक ये, यानी कि एक कॉपर ऑक्साइड जो HCl से रिएक्ट करके बना रहा था और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो आप जब भी कोई भी मतलब आपका जो रिएक्शंस हुआ उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, और ड्यूरिंग रिएक्शंस उसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, नहीं रिएक्शंस के पहले और जब आप उसको रिएक्शंस परफॉर्म करोगे तो वो ब्लैक कलर क्या होगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और कौन सा कलर दिखना शुरू हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म होगा जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर क्लोराइड का ब्लू ग्रीन कलर क्यों होता है, उसका अरेंजमेंट वैसा होता है वाटर में, इसीलिए उसका कलर वैसा होता है। उतना आपको डीप में नहीं जाना, बस आपको ये जाना है कि आफ्टर रिएक्शंस क्या हुआ, वो ब्लैक कलर जो सॉलिड कलर का था, ब्लैक कलर, वो डिसअपियर हो गया और ब्लू ग्रीन कलर कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो गया। होप आपको ये इक्वेशन क्लियर होगी कि यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट किए, एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाए, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एक जनरल इक्वेशन आपको याद करने का तरीका बताए, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, वो जब एसिड से रिएक्ट किए, कोई भी एसिड जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किए, तो क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एक न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन दिया। यानी कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया, एज ए बेस। ओके, ये बस इतनी सी स्टोरी है
मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट किया, बनाया सॉल्ट एंड वाटर, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यानी कि मेटल ऑक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव किया, एज ए बेस रिएक्ट किया। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन भी याद रखना है, सिंपल है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और लिख डालना है जो भी पूछेगा। होप आपको ये क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। सेम चीज अब आपको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करना है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। अभी आप मेटल ऑक्साइड को देखें, जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सेम चीज होगा, बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जब कोई नॉन मेटल रिएक्ट करेगा कोई भी बेस से, तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेगा, यानी कि सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तरह ही होगा, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वाली फीलिंग दे रही है, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। यानी कि आप एक जनरल फॉर्मूला देख लो, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर बनाया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ जो कि गैसियस फॉर्म में है। जब ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस फॉर्म में, साल्ट लाइन की कितनी बार पढ़े हो आप लोग, ठीक है, प्रीवियस भी पढ़े हो, इसके पहले भी पढ़े हो। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नॉन एज लाइम वाटर, इसको हम जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, एक इनसॉल्युबल साल्ट हुआ जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर होगा। प्रेसिपिटेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओके, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, सेम मेटल ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटालिक किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो सेम चीज फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव करेगा, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। बस ये फंडा याद करना और ये ऑक्सीजन याद रखना। मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बस यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो जस्ट अपोजिट सोचो तो वो एसिडिक नेचर का हो गया, और मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है अपोजिट सोचो वो बेस नेचर का हो गया। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना और ये इक्वेशन याद करना है, ठीक है। याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा, व्हाइट कलर का सॉलिड, और वाटर निकालेगा, ठीक है। ये रिएक्शंस आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। रिएक्शंस दिमाग में रखना है क्योंकि भाई रिएक्शंस तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप जैसे भी इसको याद करो, स्टोरी वाइज याद करो, लिख के याद करो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वैसे ही आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट चल अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 2.8। यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी टेस्ट करना है इस सॉल्यूशन का, जो भी आपके पास सॉल्यूशन दिया गया है जो कि एसिडिक इन नेचर है, आप इसका कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ऐसा एसिड और बेस में क्या कॉमन है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है, ओके। तो इसके थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपको एक बीकर लेना है, उसमें 100 ml ऑफ लिक्विड लेना है, ठीक है। 100 ml बीकर लेना है जिसमें 100 ml बीकर का साइज 100 ml होगा। इसमें 2 आयरन नेल लेना है, ऐसे कॉक ले लो, इसमें आयरन नेल्स डिप कर दो और फिर उसको बीकर में डाल दो, ठीक है। और इसमें एसिड डाल दो, एसिड जो भी है आपके पास, और इसको मतलब एक सर्किट बनाना है, छोटा सा सर्किट बनाना है। इसमें आपको 6 वोल्ट का बैटरी लेना है क्योंकि ये सफिशियंट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसीलिए 6 वोल्ट का बैटरी लेना है, वायर्स लेना है और सर्किट के थ्रू पास करना है। मतलब इसमें बल्ब, स्विच, सारे आपको सर्किट बनाने हैं। एक शॉर्ट सर्किट बनानी है, छोटी सी मिनी सर्किट्स आपको बनानी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले, इतना डाले कि आप ये आयरन नेल इसमें डिप हो जाए, थोड़ी सी बाहर रहे बाकी डिप हो जाए, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, सर्किट को ऑन करना है, स्विच ऑन करना है। जैसे बल्ब को ऑन करते हैं ना स्विच ऑन करके, वैसे ही स्विच ऑन करना है। तो आप देखोगे बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। या एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि बल्ब ग्लो कर गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही है तभी तो बल्ब ग्लो किया। आप इसको दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख लो।
अब आप इसको इस एसिड को यानी कि अभी हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले थे, आप इसको रिप्लेस करो H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से, उसमें भी आप देखोगे कि बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, यानी कि ये भी बताएगा कि कंफर्म करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। लेकिन जब आप इसमें ग्लूकोज या अल्कोहल या नॉर्मल वाटर डालोगे, तब आप इसको यानी कि इस लिक्विड को रिप्लेस करके जब आप ग्लूकोज या अल्कोहल या वाटर डालोगे, प्लेन वाटर, तब आप देखोगे कि ये बल्ब ग्लो नहीं किया। जब आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं किया। मतलब आप इसमें देखोगे कि ग्लूकोज, अल्कोहल और नॉर्मल वाटर में बल्ब ग्लो नहीं किया, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो ऐसा क्या रीजन हो गया कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई? सब आयंस का खेल है। सब क्या है? आयंस का खेल है। एसिड, जितने भी एसिड्स हैं सबके पास आयंस होते हैं, जितने भी बेस हैं सबके पास आयंस होते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल या फिर एक नॉर्मल वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। आप इसको ऐसे समझो, देखो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है। ग्लूकोज या अल्कोहल में क्यों पास नहीं किया? क्योंकि उसके पास वो पाथ नहीं मिला। आप ऐसे कंसीडर करो कि आयंस को एज ए व्हीकल समझो, आयंस को आप एज ए व्हीकल समझो। एक मोटरसाइकिल है, आप आयंस को मोटरसाइकिल समझो, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को पैसेंजर समझो, ठीक है। तो पैसेंजर को जाना है बल्ब तक, तो उसको कोई व्हीकल्स चाहिए होगी, कोई मोटरसाइकिल चाहिए होगी, तो वो मोटरसाइकिल जो है वो आयंस है। इलेक्ट्रिसिटी आयंस पे बैठा और ट्रेवल किया और बल्ब के पास पहुंच गया और जल गया। तो जितने भी एसिड्स हैं सबके पास H+ आयंस होते हैं, जिसकी वजह से वो एज ए कैरियर ट्रैवल करता है लिक्विड में, एज ए कैरियर, एज ए मोटरसाइकिल ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के और बल्ब को जला देता है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में वो कैरियर नहीं होता, मतलब उसके पास आयंस नहीं होते, इसीलिए बल्ब या वाटर के पास आयंस नहीं होते, इसीलिए बल्ब उस दोनों में ग्लो नहीं करता। ठीक है, अब समझ में आया? आयंस को आप एज ए मोटरसाइकिल समझो, इलेक्ट्रिसिटी को आप एज ए पैसेंजर समझो। अब पैसेंजर को जाना है बल्ब को जलाने के लिए, तो आयंस चाहिए होगा, लिक्विड में आयंस चाहिए होगा जिस पे वो बैठ करके जाएगा। तो यहाँ पे आयंस रिलीज हुआ, जैसे ही आप एसिड इसमें वाटर में डाले तो आयंस रिलीज हुए, वो फुल्ली डिसोसिएट हुए। डिसोसिएट वर्ड याद रखना, वो फुल्ली डिसोसिएट हुए मतलब फुल्ली ब्रेक किए। H+ जैसे HCl ही है, HCl सॉरी ऐसे समझो, HCl जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो ये क्या देगा? H+ Cl-, यानी कि ये एक्चुअली में देगा H2, ऐसा कुछ। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ऐसा कुछ देगा। ठीक है, अब देखो ऐसा ये 2 स्टेप में होता है। जब कोई भी एसिड रिएक्ट किया वाटर से तो वो पूरी तरह से फुल्ली डिसोसिएट हो गया, यानी कि फुल्ली टूट गया आयंस के फॉर्म में, H+ और Cl-, यानी कि ये एक्चुअली ये हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट करता है। ये 2 स्टेप का है, आप H+ लिखो या H3O+ लिखो, सेम ही कॉन्सेप्ट। आपके अभी इतने सिलेबस में इतना ही माना गया, उतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। यानी कि ये एक्चुअली दूसरा प्रोसेस में ऐसे होता है, जो H+ जो रिलीज होता है ना, HCl जब टूटते हैं वाटर में, H+ और Cl-, ये अकेले नहीं रहता। H+ जो एक प्रोटॉन होता है वो बेचारा अकेले नहीं रह पाता, वो जाकर के वाटर के साथ चिपक जाता है। ठीक है, वाटर के साथ चिपक जाता है और ये क्या बनाता है? H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो कि जिसकी वजह से एक्चुअली कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी कंपाउंड एसिडिक या बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है, इसको हम क्या बोले? हाइड्रोनियम आयन, नियम आयन। ओके, ठीक है, तो सारे जितने भी एसिड्स हैं सबके पास ये होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो है इसके पास भी H+, ये भी इसके पास भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, इसके पास आयंस नहीं रिलीज कर पाते, ये वाटर में आयंस रिलीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है, जो कि ये नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज, अल्कोहल या वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है,
दूसरा भी देख लो, ग्लोइंग विथ बेस, यानी कि बेस के साथ, अभी आप एसिड के साथ देखिए, बेस के साथ देखो सेम सेटअप आपको लेना है, एक बीकर लेना है, उसमें 6 वोल्ट का बैटरी लेना है, वायर लेना है, स्विच लेना है और बल्ब लेना है, सबको कनेक्ट कर देना है, एक सर्किट, मिनी सर्किट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे थे उसके जगह आपको बेसिक, उसको कन्वर्ट करके बेसिक को सॉल्यूशन डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और आप तब स्विच ऑन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बल्ब जला, ठीक है। क्यों जला? क्योंकि उसके पास भी फ्री आयंस होते हैं, OH माइनस आयंस, उसके पास क्या होते हैं? OH माइनस, यानी कि NaOH किस में टूटेगा? Na प्लस OH माइनस आयंस। तो ये एक चार्ज कैरियर का काम करता है जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब तक पहुंचाता है एज ए मोटरसाइकिल, ऐसा समझो, ठीक है। सेम प्रोसेस आप रिपीट करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, मतलब सॉल्यूशन चेंज कर करके आप बेस को देखो और सब में आपको बल्ब ग्लो करेगा। डिपेंड करेगा, कोई अगर हायर एसिडिक या बेसिक नेचर का है उसमें बल्ब थोड़ा हाई डेंसिटी से जलेगा, और जिसका लोअर होगा तो वो थोड़ा लोअर डेंसिटी से जलेगा, लेकिन बल्ब जरूर जलेगा, ठीक है। लेकिन वाटर और अल्कोहल और मतलब ग्लूकोज में ये काम नहीं होगा क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं होते। तो आप क्या देखें, क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज आप नोटिस किए कि सारे एसिड शो करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन, क्योंकि सारे जितने भी एसिडिक होते हैं सब हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन में, यानी कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, इसीलिए वो एसिडिक नेचर के होते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आयंस जो है एक चार्ज कैरियर का काम करता है, ठीक है। बट नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिडिक, यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है, ये कि ये एसिडिक या एसिडिक नेचर का नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। तो अभी हम आपको जैसे बताया कि HCl जब वाटर से रिएक्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन दिया और क्लोरीन दिया, ठीक है। क्योंकि HCl जब टूटता है तो H प्लस Cl माइनस देता है, H प्लस और Cl माइनस देता है, लेकिन बेचारा H प्लस अकेले प्रोटॉन नहीं रह पाता, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। तो आप H3 प्लस लिखो या H प्लस लिखो, एक ही बात है, ओके। HCl टूटा, H प्लस Cl माइनस में, HNO3 टूटा, H प्लस NO3 माइनस में, H2SO4 टूटा, H प्लस SO4 माइनस में, मतलब आप जितने भी एसिडिक देख रहे हो सबके पास H प्लस आयंस है, ठीक है, सबके पास H प्लस आयंस, जिसकी वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टीज के हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह से बिल्कुल बेस का भी, जितने भी बेस है सबके पास OH माइनस आयंस हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं वाटर में, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन प्योर वाटर, अल्कोहल और ग्लूकोज, ये तीन चीज आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं होते, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाते, वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाते, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। होप आपको ये क्लियर होगा कि क्यों एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं और एक सिंपल वाटर जो प्योर वाटर है जब आप उसमें देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, स्पेशली डिस्टिल्ड वाटर में बिल्कुल भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें आयंस होते ही नहीं है। जो नॉर्मल वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला रहता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट मिला रहता है, इसीलिए उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाओगे, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें आयंस होते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो अब उसमें कैसे चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, कैसे फ्लो करेगा? उसको चार्ज को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कैरियर चाहिए, आयंस चाहिए, वो उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो फ्लो ही नहीं करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। तो ये रीजन होता है कि क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल कंडक्ट नहीं कर पाते, प्योर वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं कर पाते, जबकि एसिड और बेस इजिली कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसके पास आयंस होते हैं, तो वो आराम से कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, आयंस को दे देते हैं, भर भर के आयंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो पाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ड्राई एंड वेट टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ एसिडिटी ऑफ HCl गैस। ये आपका एक्टिविटी 2.9 का है। इसमें आपको बताया गया है कि बिना वाटर के कुछ नहीं होने वाला, बिना वाटर के कोई एसिडिक नेचर नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड,
क्या है यार, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है, बिल्कुल ऐसा, और उसमें 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl डालना है, ठीक है। फिक्स डिलीवरी मतलब आपको ऐसे फिक्स कर लेना है, आप इसमें डालें और डिलीवरी ट्यूब इसमें कॉक डाल करके फिक्स कर लेना है, क्योंकि जब गैस निकलेगा तो आप कैसे उसको टेस्ट करोगे, ठीक है। कीप सम ड्राई एंड मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेडी फॉर द टेस्टिंग लेटर। आपको बोल रहा है कि कुछ ड्राई और मॉइस्ट, दोनों ड्राई टाइप के और मॉइस्ट टाइप के लिटमस पेपर, ब्लू और रेड, दोनों आपको कंटेन करके रखना है ताकि आप एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर सको, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, जो आप ड्राई NaCl लिए हो उसमें आपको क्या डालना है, ड्रॉपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड डालना है। कंसनट्रेटेड वर्ड क्यों यूज़ करते हैं पता है, क्योंकि उसमें वाटर का क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, लो होता है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है। इसको भी बता देंगे आपको, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का क्या फंडा है, ये थोड़ा देर बाद बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रख लो, ओके। तो कंसनट्रेटेड का मतलब वो, अब बोला ड्रॉप, अचानक से नहीं डालना भाई वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। तो जैसे ही आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो उसमें से गैस निकलेगा, ठीक है, गैस निकलेगा, जो कि क्या गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस होता है। अब आपको क्या करना है, ऐसे डिलीवरी ट्यूब ऐसे फिक्स किए हो तो जो भी लिटमस पेपर है, ब्लू रेड, जनरली ब्लू लो, क्योंकि HCl आपको पता है कि एसिडिक इन नेचर होता है, अभी तक आप यही जाने हो, तो आप रेड ब्लू लिटमस पेपर लो। तो ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही आप उस गैस के पास लाओगे तो वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या होगा, वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, कायदे से उसको रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि HCl तो एसिडिक नेचर का होता है और एसिडिक नेचर क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया, वो इसलिए क्योंकि ये जो है गैसियस फॉर्म में HCl वो ड्राई फॉर्म में है, इवन आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो बिना वाटर के कोई भी चीज़ एसिडिक नेचर की नहीं होगी। एसिडिक नेचर होने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर में ही वो डिसोसिएट होता है, इसीलिए ड्राई HCl जो होता है वो एसिडिक नेचर का नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ड्राई HCl जो गैस आपका प्रोड्यूस हुआ वो अभी न्यूट्रल फॉर्म में है, जब तक आप उसको वाटर के साथ मिक्स नहीं करोगे, वाटर के साथ पास नहीं कराओगे, तब तक वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा। ये वाटर का मतलब पावर होता है भाई, वाटर में ही वो अपना कलर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप ड्राई को हटा करके क्या करो, मॉइस्ट लो। अभी तो आप ड्राई किए थे, ड्राई लिटमस पेपर लिए थे, ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर, तो कोई कलर आपको चेंज होने को नहीं मिला। अब उस ड्राई को रिप्लेस करके आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लो, मॉइस्ट मतलब वाटर का अंश उसमें होना चाहिए, तब आप इस HCl गैस से पास कराओ ब्लू लिटमस को। जैसे ही आप ब्लू लिटमस को HCl गैस से पास कराओगे तो वो रेड कलर शो करेगा, यानी कि इससे प्रूफ होता है कि एसिडिक को एसिडिक नेचर दिखाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बिना वाटर के वो एसिडिक नहीं होता। ड्राई HCl एसिडिक नेचर का नहीं होता, वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तभी वो डिसोसिएट होता है, तभी वो टूटता है, तभी वो आयंस रिलीज करता है, बिना वाटर के वो आयंस रिलीज ही नहीं कर पाएगा, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। HCl जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H+ और Cl- में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होकर वो फुल्ली डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H+ आयन जो प्रोटॉन होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बेचारा अकेले डरा रहता है, तो वो क्या करता है, फटाक से जा करके वाटर के साथ चिपक जाता है, ठीक है। वाटर के साथ वाटर एक प्रोटोन एक्सेप्टर है, क्योंकि H+Cl- टूटा, ठीक है। अब H+ जो प्रोटोन होता है बेचारा ये अकेले रह नहीं पाता, वो वाटर को देखता है, वो फटाक से उसके साथ चिपक जाता है, वाटर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो तुरंत इंस्टेंटली बाइंड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। यही हाइड्रोनियम आयन आप H3O+ लिखो या H+ लिखो, अभी जो प्रीवियसली आपको बताया, यही वजह होती है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ एसिडिक नेचर की होती है या बेसिक नेचर की होती है। नो वाटर नो आयन, वाटर नहीं रहेगा तो आयंस नहीं रहेगा, HCl डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे, आयंस रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो कोई एसिडिक नेचर होगी ही नहीं, वो न्यूट्रल्स होगा, ठीक है।
सेम, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा या कोई भी अपनी एसिडिक नेचर को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेम केस है बेस के साथ, बेस के साथ भी सेम केस है, उसको भी उसका नेचर दिखाने के लिए वाटर चाहिए। वाटर सबको चाहिए भाई, आप बिना वाटर के सर्वाइव नहीं करोगे। उसी तरह से एसिड और बेस भी क्या चीज़ है, वो बेचारे जब इंसान नहीं सर्वाइव कर पा रहे तो वो तो सिंपल सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फिर ये क्या चीज़ है, तो बेस को भी अपना नेचर दिखाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी बिना वाटर के वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो उसमें कोई आयंस नहीं होंगे, तो उसमें कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ले लो NaOH, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किए तो Na+ OH-, KOH ये भी एक बेस है, वाटर के साथ रिएक्ट किए K+ OH-, MgOH ये भी एक बेस है, वाटर के साथ रिएक्ट किए MgO2+ OH-, यानी कि जितने भी एसिड और बेस हैं सबको फुल्ली डिसोसिएट होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। बिना वाटर के वो अपने एसिडिक या बेसिक नेचर को नहीं शो कर पाते। वाटर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है उसको अपने नेचर को शो करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से ड्राई HCl भी एसिडिक नेचर का नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। जब तक उसको वाटर के कांटेक्ट में आप नहीं लाओगे वो एसिडिक नेचर नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या हुआ। MgO जो ये अभी बताए बेस MgOH स्लाइटली सॉल्युबल है, सो इट गिव्स प्योर OH और वीक। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या फंडा है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम आपको पहले ही क्लास में बताए थे। वीक एसिड उसको बोलते हैं जिसमें H+ आयंस कम होंगे, जो फुल्ली आयनाइज नहीं होता, फुल्ली मतलब पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता, यानी कि पार्शली आयनाइज होता है, वो वीक एसिड होता है। सेम केस बेस के साथ भी फुल्ली आयनाइज नहीं होगा, पार्शली ब्रेक होगा सॉरी, तो वो वीक बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो फुल्ली आयोनाइज या फुल्ली पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, यानी कि भर भर के H+ आयंस दिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, भर भर के OH- आयंस दिए वो स्ट्रॉन्ग बेस हुए, कम OH- आयन दिए या कम H+ आयंस दिए वो वीक एसिड या वीक बेस हुए। ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। अब नया नया टर्म्स देख लो। बेस, बेस क्या, बेस तो आपको बताया है कि H+ एक्सेप्टर होता है, OH- मतलब गिवर होता है, मतलब वो H+ को एक्सेप्ट करता है, OH- को देता है। अल्कली क्या हुआ, अल्कली जो सॉल्युबल इन वाटर, वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कली बोलते हैं, वैसे बेस जो वाटर में फुल्ली सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कली बोलते हैं। जैसे कि NaOH हुआ, KOH हुआ, COH हुआ, NH3 हुआ, ये सारे अल्कली हुए। सारे बेस अल्कली नहीं होते, सारे अल्कली बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे बेस जो है ना सॉल्युबल नहीं होते वाटर। अल्कली उसी को बोलते हैं जो वाटर में फुल्ली सॉल्युबल होते हैं, उसको हम अल्कली बेस बोलते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड आर बेस नॉट अल्कली बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल। जो भी इनसॉल्युबल होते हैं वो बेस तो होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड वो बेस तो होते हैं लेकिन वो अल्कली नहीं होते। वो कौन कौन है, कॉपर ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, FeOH हुआ, ये सारे इनसॉल्युबल बेस है, यानी कि ये अल्कली नहीं है। ये तो अमोनिया का बताया, ये नॉन आयनिक एग्जाम्पल है, इसको उतना ध्यान नहीं दो, पार्शियल आयनाइज्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इसी का नतीजा है। देखो 8 से हम मतलब हमको एसिड से क्या मिला, H+ आयंस मिला, ठीक है। बेस से क्या मिला, OH- आयंस मिला। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, वाटर बनाए, है ना, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जो आयनिक व्यू हुआ, यानी कि इस दोनों से जो हमको मिला उसको कंबाइन किए तो वाटर बनाए, तो वो एक तरह का जनरल इक्वेशन हुआ। एसिड प्लस बेस रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि एसिड जो है H+ आयंस देता है, H+ आयंस की वजह से उसकी एसिडिक बिहेवियर्स होती है, वो एसिडिक बिहेवियर शो कर पाता है। और क्यों कर पाता है, वो जब वाटर के साथ मिलेगा तभी वो H+ आयंस देगा, क्योंकि वो उसी में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो पाता है। उसी तरह से बेसिक जो बेस होता है वो भी कम्प्लीटली तभी डिसोसिएट कर पाएगा जब उसके पास वाटर होगा तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर पाएगा और वो OH- आयंस देगा, जिसकी वजह से वो अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो कर पाता है। यही वजह है कि एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि H+ आयंस वो देता है, उसी वजह से वो एसिडिक होता है। H+ आयंस अगर नहीं होगा तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, यानी कि बेसिक भी OH- आयंस की वजह से बेसिक नेचर का होता है। अगर OH- आयंस उसके पास नहीं होगा तो वो बेसिक नेचर का नहीं होगा, बेसिक नेचर शो नहीं करेगा। अभी तक हम लोग जितना देखे सब में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हुआ, सब में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वही सॉल्ट एंड वाटर बना रहे थे। कॉन्सेप्ट सब में सेम है, बस आपको इक्वेशन ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ठीक है।
होप आपको यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी, कर सकती थी, मैंने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं फील द हीट्स। आपका एक्सपेरिमेंट है 2.10 यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको कैसे हीट फील कराएगा। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें 10 ml ऑफ वाटर लेना है। बीकर लीजिए, उसमें 10 ml ऑफ वाटर लीजिए। होल्ड द बीकर सिंस मतलब आप बीकर को किसी चीज़ से पकड़िएगा, हाथ से नहीं पकड़िएगा, किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़िएगा, जैसे यहाँ पे टंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, आपको बताए थे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं के बराबर, 0 के बराबर, मतलब बहुत स्लाइट या फिर नहीं के बराबर, उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। उसको आपको ऐसे ही नहीं डालना है, छप्पाक से मत डाल देना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी आपको फर्स्ट स्टार्टिंग जब किए थे तो बताए थे ना कि क्यों एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, उसी का कॉन्सेप्ट इस एक्सपेरिमेंट से बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वाटर लेना है और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बूंद बाय बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और स्टीर करते हुए डालना है, एकदम सावधानी से। और ये घर में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफॉर्म मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप गए काम से, इसीलिए ये घर में तो बिल्कुल भी कतई नहीं करना, ठीक है। आपको क्या लेना है, बीकर लेना है, उसमें वाटर लेना है और उसको किसी टंग से पकड़ना है, मतलब चूटा से पकड़ना है, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड ले लो, डालना है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और उसको स्टीर करते जाना है, ठीक है। जब आप उसको स्टीर करोगे, एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं, ध्यान से सुनना, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालना है। और फिर जब आप उसको स्लाइटली टच करोगे ना, जब आप ऐसा कर दोगे और स्टीर करोगे, जब उस बीकर को स्लाइटली टेस्ट ट्यूब को आप टच करोगे तो आपको वार्म वाली फीलिंग आएगी। मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ, मतलब काफ़ी हीट रिलीज हो रहा है, तभी तो आपको वो बीकर मतलब टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लग रही है छूने में, है ना। सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ भी करोगे, एसिड के साथ किए, बेस के साथ भी करोगे कि वाटर लोगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे और फिर बीकर को टच करके देखोगे तो आपको सेम फीलिंग आएगी, उसमें भी वार्म आपको फीलिंग आएगी, मतलब वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इसीलिए बोलता है कि एसिड को वाटर में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का यही डिफरेंस है कि कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर की क्वांटिटी नहीं होती, डाइल्यूट करने के लिए हमको वाटर में एसिड को डालना पड़ता है। अगर आप एसिड में वाटर को डालोगे तो क्या होगा, छप्पा, मतलब वाटर, ये रिएक्शंस इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है कि अगर आप एसिड को वाटर में डालोगे, वाटर को एसिड में डालोगे तो भाई एक तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, प्लस वाटर उसमें जाते ही सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, इतना हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हमको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए हमको हमेशा एसिड को वाटर में डालना होता है। वो भी कैसे, उसका भी तरीका है, ऐसे ही आप छपाक से नहीं डालते, फिर से वही एक्सीडेंट हो जाएगा। बूंद बाय बूंद आपको डालना है और एक स्टीर से लेकर के उसको मिक्स करते जाना है, बूंद बाय बूंद डालो और फिर मिक्स करो, तब वो डाइल्यूट बनता है, मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में बनता है, वो आप उसको लैब में यूज करते हो। कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, वो अगर स्किन पे गिर गया तो वो पूरा जल जाएगा, आप पूरी तरह से जल जाओगे। इसीलिए हमेशा लिखा होता है कि डाइल्यूट करने के लिए, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। अब समझ में आया कि क्यों हुआ, वाटर एडेड डायरेक्टली टू कंसंट्रेट इट मे कॉज स्प्लैशिंग एंड बर्न्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट रिलीज। सेम चीज वाटर, अगर वाटर आप डालोगे उसमें, एसिड में अगर वाटर को डालोगे तो उसमें इतना हीट प्रोड्यूस होता है, एक तो वो बाहर छपाक से आएगा, आपके स्किन को जला देगा, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि वो वाटर भी उड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा डाइल्यूशन प्रोसेस करते समय हमेशा वाटर में एसिड को डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप या वाटर, और उसके बाद स्टीर भी करते जाते हैं, तभी वो डाइल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड, इसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं करना। यूज ग्लास और हीट रेसिस्टेंट कंटेनर टू प्रिवेंट बेकर ड्यू टू लोकल हीटिंग। आप जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे
तो आपको वैसा ग्लास या टेस्ट ट्यूब लेना है जो हीट रेसिस्टेंस हो। ऐसा ना हो कि वो बस आप लिए और फटाक से उसके हीट को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो टेस्ट ट्यूब भी टूट गया। तो वो हमेशा हीट रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, लोकल नहीं। वार्निंग साइन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एसिड या बेस दोनों स्ट्रॉन्ग डेंजरस होते हैं, तो उसमें एक वार्निंग साइन होनी चाहिए। डाइल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H3 प्लस या OH माइनस, यानी कि H प्लस या OH माइनस की क्या होती है, वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है पर वॉल्यूम, इसीलिए वो डाइल्यूट कहलाता है, ठीक है। एसिड और बेस बिकम वीकर इन इफेक्ट आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब एसिड और बेस जब उसको आप डाइल्यूट कर दोगे तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वीकर हो जाता है। जो आपके लिए सेफ होता है आप उसको यूज कर सकते हो, उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वाला बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो वही उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर which reduce the concentration of H3O plus या OH minus ions per unit volume। डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, यानी कि H प्लस आयन या OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, उसको हम डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। यही था कि क्यों आप हमेशा एसिड को वाटर में डालते हो डाइल्यूट करने के लिए, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डालते हो डाइल्यूट करने के लिए, ना कि उसका अपोजिट, ठीक है। अब समझ में आया रीजन, ठीक है। कंपैरिजन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड हाई आयंस कंसंट्रेशन इसमें होता है, हाईली होता है, कोरोसिव और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं इसके। डाइल्यूट एसिड और बेस रिड्यूस आयन कंसंट्रेशन, उसमें आयंस कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाते हैं, और सेफर होता है, वीकर होता है, वीकर इफेक्ट होता है, मतलब उतना ज्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, आज का क्लास इतना ही था, और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए आज के क्लास का क्वेश्चन जो आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट लेना, अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने दो ना, थोड़ा उसको भी यूज करो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा उसको इस्तेमाल करोगे तभी वो आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। क्वेश्चन है, गिव द रीजन अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इवन दो दे कंटेन हाइड्रोजन। ये आपको हम बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आंसर आपको खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना है, बताना है क्यों अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, इवन दो वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, वो कंटेन करते हैं, फिर भी वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। ये आपको विथ रीजंस बताने हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा अच्छे से सोचना, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको रिवाइंड करके देखना, अच्छे से सोचना और अपने से ट्राई करना। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, ट्राई करोगे खुद से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। वैसे इसमें भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको डिटेल्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच स्केल्स के बारे में बताएंगे कि एवरीडे लाइफ में वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी टॉपिक के बेसिस पे आपके लिए 2 क्वेश्चंस, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना, ताकि आपके दिमाग थोड़ा एक्टिव रहे और आप पहले से थोड़ा सा कंटेंट पढ़ के आओ, ताकि आपको जब मैं बताऊं तो आप चीजें रिलेट कर सको और क्वेश्चन भी पूछ सको, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के टॉपिक पे, पीएच ऑफ रेन वाटर बिलो 5.6 इज कॉल्ड एसिडिक रेन। रीजन बताना है कि रेन वाटर का पीएच 5.6 जो बिलो होता है वो एसिडिक रेन क्यों कहलाता है, ठीक है। बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड, बी स्टिंग्स जो बी काटती है ना, वो एक एसिड स्किन पे छोड़ती है। व्हाई डज अप्लाइंग बेकिंग सोडा गिव रिलीफ, ये तो शायद पहले क्लास के सॉल्यूशन से भी आप बता दोगे। जब बी काटती है आपको स्किन पे तो वो एक तरह का एसिड छोड़ती है जिससे आपको जलन होती है, ठीक है। तो उसमें बोलता है कि अगर हम उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमको रिलीफ क्यों मिलती है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।